डोगरी भाषा की मशहूर साहित्यकार पद्मा सचदेव की कहानी मेरा गुल्ला कहाँ है आज आपके सामने लेकर आए हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी वादी में डल लेक नगीने की तरह चमक रही थी। डल लेक की छाती पर हौले हौले एक शिकारा आगे बढ़ रहा था। मैं अधलेटी सी हिमालय की बयार को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बीर बहुटी की तरह धीरे धीरे मस्त बयार मेरे चेहरे पर रेंग रही थी। इसका कोई रंग न था। इसे मैं आंखें बंद करके ही महसूसना चाहती थी। शिकारे के चप्पू गुल्ला के हाथ में थे। शिकारा हाउस बोटों की कतार से ज़रा सा आगे बढ़ा। पीछे लालिता, खुशामदीद, बहिश्त, कई हाउस बोट बुजुर्गों की तरह सिर जोड़े बैठे थे। शिकारा चल रहा था। चप्पू की हल्की सी आवाज़ की लय माहौल में रस घोल रही थी। लहरें जैसे लहरा दे रही थीं। सृष्टि हैरान सी खड़ी की खड़ी रहकर डल लेक में अपना चेहरा देख रही थी। अचानक गुल्ला के हाथ रुक गए। चप्पू चलना बंद हुआ तो संगीत रुक गया। मैंने ज़रा सी आँख की कोर खोली। सामने कमलों का फैलाव था। दूर तक फैले कमल, कमल ही कमल, अपनी डंडियों पर इठलाते, बल खाते, शर्माते, झूम रहे थे। आसपास छोटे डोंगों में बैठे बच्चों के हाथों में भी कमल थे। एक 8-9 बरस की नंग धड़ंग लड़की अपने डोंगे से धड़ाम से जल में कूदी। पारदर्शी पानी के नीचे डल की घास इठला रही थी। निरंतर नहाती घास के पत्ते बेहद चिकने और फिसलवां हो रहे थे। इस पानी में लड़की की देह एक मछली की तरह उलटती पलटती ऊपर को आई। उसने सिर बाहर निकालकर झटका और झटक कर आंखें खोली। उसके हाथ में लाल गुलाब था। दूर 4 चिनारी के चारों चिनार एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े मनुष्य हो गए। उनके हाथों में भी एक एक लाल कमल था। लड़की ने हाँफते हुए मुझसे पूछा, लाल कमल लोगी? मैंने आंखें मीचे मीचे ही कहा, नहीं। उसने कहा, लो, लेना पड़ेगा। हर बरस तुम यहाँ आकर मुझसे कमल लेती हो, अब क्यों नहीं लोगी? ये कमल तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं हिमालय की गोद में झूलती रही थी। उसकी उद्दंडता पर अचरज से चौंक कर मैंने आंखें खोलीं और गुल्ला की तरफ देखा। उसके हाथों में चप्पू तस्वीर हो रहे थे। उसके दोनों हाथ में भी लाल कमल थे। मैंने ध्यान से देखा, उनमें से खून बह रहा था। गुल्ला के चेहरे पर दहशत थी। अचानक लड़की की आवाज़ गूंजी, ले लो ये कमल, ले लो, 1 रुपया ही देना। अब मैंने लड़की को देखा। वह पानी में खड़ी थी। डल का पानी जम गया था। वह शीशे की तरह चमक रहा था। आसमान बेरंग बेनूर था। डल के जमे हुए पानी की चमक आंखों को चुभने लगी। मैंने देखा, लड़की जमे हुए पानी में अडोल खड़ी थी। उसके हाथों में लाल कमल थे। उनमें से खून चू रहा था, टप टप टप। जमी हुई झील पर खून की परतें दर परतें थी। कमल की आंखों में उतरा हुआ खून बह रहा था। लड़की की आवाज़ फिर गूंजी, लो ना, कमल नहीं लोगी? देखो, इस बार डल में सिर्फ लाल कमल खिले हैं, पीले या सफ़ेद कमल नहीं खिले। अब यहाँ कभी भी पीले या सफ़ेद कमल न होंगे, सिर्फ लाल ही कमल होंगे। लो, ले लो ना। मैंने अब पूरी आंखें खोल दी। कमल के फूल से खून की बूंद ऐसे ही झरती जैसे समंदर पर डूबते हुए सूरज की लाली की एक बूंद। लड़की एकदम बड़ी हो गई थी। वह अभी भी निर्वस्त्र थी। उसके बदन पर पानी की जगह खून की बूंदें थीं। उसके हाथों में कमल के फूल थे। उनसे गिरती लहू की बूंदें जमी हुई डल पर गिरती व फैल कर गोल हो जाती। मैंने लड़की को देखा। वह मुस्कुराई। उस हंसी में दहशत का दरिया पार कर लेने वाली पीड़ा थी। मुझे लगा ये ललद्यत की तरह हंस रही है, जैसे ललद्यत की सास उसे पत्थर नीचे रखकर ऊपर चावल परोस कर देती थी ताकि वो ज़्यादा लगे।
और ललद्यद मुस्कुराती थी, वैसे ही वह लड़की हंस रही थी। उसे देखकर मुझे डर लगा। मैंने गुल्ला की तरफ देखा, वह वहाँ न था। मेरा शिकारा बिना मल्लाह के डोल रहा था। चप्पू डल पर नुचे हुए पंखों की तरह पड़े थे। मैंने ज़ोर से पूछा, गुल्ला, तुम कहाँ हो? कहाँ है मेरा गुल्ला? गुल्ला, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैं हिचकियाँ लेकर रो रही थी। मेरी आँख खुल गई। मैं अपने घर में, अपने सोने वाले कमरे में थी। थोड़ी देर तक मुझे समझ न आई कि मैं कहाँ हूँ। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा। मैं लाल कमल के खून के आंसू रोते फूलों का नज़ारा भुला देना चाहती थी। अपनी आवाज़ सुनना चाहती थी। मेरी आवाज़ भीतर, कहीं बहुत भीतर, मेरी रूह की बावड़ी से नीचे, बहुत नीचे थी। मैंने कोशिश करके कहा, मैं कहाँ हूँ? मैं घर में थी। मैं अपने बिस्तर पर थी। पर मेरा गुल्ला कहाँ गया? मैंने फिर चारों ओर देखा और रोकर कहा, मेरा गुल्ला कहाँ है? मैंने अपनी आवाज़ सुनकर लौटने की कोशिश की। टेलीफोन पर ऐसे ही कोई काल्पनिक नंबर डायल किया। वह बज रहा था। सामने घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। घड़ी टिक टिक कर रही थी। तो यह स्वप्न था, पर कितना सत्य, कितना मुखर, कितना उजला। इस भयानक सत्य ने फिर यह सवाल मेरे सामने आ रखा, कहाँ है मेरा गुल्ला? यह गुल्ला किसी किस्से का हीरो नहीं, किसी अफसाने का किरदार नहीं, किसी कहानी का राजकुमार नहीं। यह सचमुच का गुल्ला था। यह सचमुच का गुल्ला है, मेरा अपना गुल्ला, मेरा गुलाम मोहम्मद। हर वक्त हंसता रहता था। ड्यूटी पर आता तो भी खुश रहता, जाने लगता तो भी खुश रहता। उसकी उन दिनों नई नई शादी हुई थी। सारा दिन शर्माया सा रहता था। मैं उसकी बीवी के बारे में पूछती तो शर्मा कर भाग जाता और हंसने लगता। इस बात को 32 या 33 वर्ष हो गए हैं। मैं अस्पताल में दाखिल थी। वह वहाँ मेरे वार्ड में खिदमतगार था। शुरू के दिनों में जब मैं बहुत बीमार थी, तब का गुल्ला तो बहुत याद नहीं, लेकिन होश में आने के बाद का गुल्ला याद है। उसका घर निशात बाग के पास था। उसका बाप दूध बेचता था। उनकी अपनी गायें भैंसें थीं। गुल्ला वार्ड में आकर पूछता, क्या छुई खबर? वह मेरा हाल हमेशा कश्मीरी में ही पूछता था। मैं मुस्कुराकर कहती, ठीक हूँ गुल्ला। वह खुश हो जाता। एक दिन पूछने लगा, आप गाय को माँ कहते हो ना? मैंने कहा, हाँ। वह खचरी सी हंसी हंसकर बोला, गाय को क्यों माँ कहते हो? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, गुल्ला, जिसकी माँ नहीं रहती ना, उसे भी गाय के दूध पर पाला जा सकता है, इसलिए यह माँ ही तो हुई। गुल्ला को नुक्ता समझ में आ गया। सिर हिलाकर बोला, हाँ, यह ठीक है। फिर तो गाय सबकी माँ है। मैंने कहा, हाँ, सभी की। मैं गायों की खूब खिदमत करता हूँ। रोज़ सवेरे अंधेरे में जब मस्जिद से अजान होती है, मैं उठ जाता हूँ। सकीना सोई रहती है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी बीवी ना? हाँ। तुम तो मौज हो भाई। मैंने कहा, हाँ, माँ से कुछ छुपा नहीं रहता। फिर मैं तुम्हें मौज ही कहूँगा। हाँ, मौज ही कहना। इस तरह गुलाम मोहम्मद उर्फ गुल्ला मेरा बेटा हो गया। गुल्ला मुझसे 7-8 साल ही बड़ा था, पर उसके चेहरे की मासूमियत किसी भी बच्चे जैसी हो सकती थी। मौज कहने के बाद न सिर्फ वह मेरा खास ख्याल ही रखता, बल्कि इज्जत भी बहुत करता था। वह पहाड़ियों पर गायों को चरने छोड़ आता तो वहाँ से कोई अलभ्य फूल, कोई पत्ता मेरे लिए ज़रूर लाता। हर इतवार को वह पशुओं को गीले कपड़े से पोंछता या गर्मियों में नहलाता था। फिर मुझे कहता, गायें मुझे बड़ा प्यार करती हैं। शाम को चारा डालता हूँ तो प्यार से हाथ चाटती हैं। पूछता हूँ तो एकदम चुपचाप खड़ी रहती हैं। मैंने कहा, इंसान करे न करे, पर पशु खिदमत की कद्र करते हैं। देखो ना, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। गुल्ला हंसा। मेरी चद्दर बदलते हुए बोला,
तुम तो मेरी मौज हो ना। हाँ गुल्ला। सवेरे दातून या अखरोट के पत्ते भी मुझे गुल्ला ला कर देता, फिर कहता, इससे दांत एकदम सफ़ेद होते हैं। कभी कभी कोई ऐसा फूल लाकर मेरे पास दवाई की किसी खाली बोतल में रख कर कहता, इस साल ये फूल खूब खिले हैं, बस एक तोड़ लाया हूँ, ऐसा फूल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं जंगली फूलों को सूंघती, उनमें से खट्टी मीठी खुशबू आती। जंगली गुलाब की महक निराली ही होती है, उसके पीले चमकते रंग में भी गजब का निखार और कशिश होती। उसकी खुशबू में हिमालय से आई बयार की ताजगी होती। मेरी चारपाई पर सारा दिन जंगली गुलाब अपनी महक भरी उसासें छोड़ता रहता। अपने घर से बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। पूरे कमरे में फैली उसकी महक में खोई खोई मैं उसके दुख का नाप करती रहती। एक रोज़ गुल्ला बड़ा खुश था। आते ही बोला, हे मुजी, आज असी ओस बख्शी साहेब आमुत। हे माँ, आज हमारी तरफ बख्शी साहेब आया था। मैंने वैसे ही पूछ लिया, कौन बख्शी साहेब? ओ मोजी, बख्शी साहेब को नहीं जानती? करे कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। मोजी, तुम पागल हो? मैंने पूछा, जम्मू के नहीं? हाँ, जम्मू के भी। मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा, बख्शी साहब ने तुम्हें क्या कहा? मुझे क्या कहता? हमने सलाम किया, उसने भी सलाम किया, बस। मैंने फिर उसे छेड़ा, बख्शी साहब ने तुम्हारा नाम नहीं पूछा? वह शर्मा गया, फिर कहने लगा, तुम पागल हो? वह नाम क्यों पूछता? जो मेरा नाम वह उसका नाम। मैंने कहा, पर तुम्हारा नाम तो गुल्ला है। वह लापरवाही से बोला, हाँ, जब वह छोटा होगा तब उसका नाम भी गुल्ला ही होगा। कश्मीर में हर गुलाम मोहम्मद कभी न कभी गुल्ला जरूर होता है। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। वह कहने लगा, यह सच है। देखो, जो गुलाम मोहम्मद रेडियो पर गाता है ना, उसका नाम भी बचपन में गुल्ला था। उसने मुझे बताया था। फिर वह मेरी टेबल साफ करते करते हब्बा खातून का गीत गाने लगा। वरीवैन सतबारे छसनो चार कर म्योन मालिन्यो हो, वरीवैन सतबारे। ससुराल वालों के साथ निभ नहीं रही है ओ मैके वालों, मेरा कोई उपाय करो। मैं सुनती रही। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बोला, अरे मोजी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। यहाँ बच्चों के वार्ड में एक गुल्ला आया है। फिर वह हंस पड़ा। मैंने पूछा, कौन सा गुल्ला? वही जिसका सिर साफ है, साफ, पूरा साफ। साफ? कैसा साफ? क्या तुम्हारा सिर साफ नहीं है? ओहो, उसके सिर पर उस तरह फिरा है, उसके सिर में बीमारी थी ना। मैंने कहा, अच्छा, वह जो लंबा सा कुर्ता पहने पूरे वार्ड में घूमते रहता है? हाँ हाँ, वही। फिर जब डॉक्टर वार्ड में राउंड करके चले गए तब गुल्ले को ले आया। वह 5-6 बरस का लड़का था। उसे सिर में बीमारी थी। पूरे सफाचट सिर पर एक तरफ पट्टी बंधी थी, पर वह इससे बेनियाज था। आते ही बोला, अपा, तुम्हारे पास बिस्कुट है? मैंने हैरान होकर उसे देखा। पहली मुलाकात में यह कैसा सवाल? वह मुझे बेवकूफ़ समझकर बोला, नहीं जानती? बिस्कुट, गोल गोल, मीठी सी। मैंने पूछा, बिस्कुट का क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, देखूंगा कैसी होती है। यह कहकर वह चला गया। जाते जाते बोला, फिर आऊँगा, अब जाता हूँ। शाम को मैंने गोल बिस्कुटों का पैकेट मंगवाया। फिर किसी को भेजकर गुल्ले को बुलवा भेजा। अपने सिर की परवाह किए बगैर वह भागता हुआ आया और आते ही उतावली से बोला, बिस्कुट आ गए? उसे मालूम नहीं कैसे पता चला, पर मैंने यह सुना था कि सिर में टीबी होती है तो आदमी ज़हीन हो जाता है। वह आकर बड़े इत्मीनान से मेरी चारपाई पर यूं बैठा जैसे हमेशा से यहीं बैठता आया हो। फिर बोला, दे दो ना।
मैंने उसकी गोदी में बिस्कुटों का पैकेट रख दिया। उसके बाद उसने मेरी तरफ न देखा। पैकेट फाड़कर बिस्कुट खाने लगा। ऐसे मनोयोग से उसे खाते देख मुझे बहुत तृप्ति हुई। वह हर बिस्कुट को कुतर लेता ताकि मैं न मांग लूं। फिर जब पूरा पैकेट खत्म हुआ तो वह इत्मीनान से बोला, बिस्कुट अच्छी थी। मैंने कहा, मैं क्या जानूं, मुझे तो तुमने एक भी न दी। इतनी थोड़ी थी, तुम्हें क्या देता? पर हाँ, कल जरूर दूंगा। यह कहकर वह हाथ झाड़कर चला गया। अब मैं गुल्ला के लिए रोज़ बिस्कुट मंगवाती थी और वह इत्मीनान से खाकर हाथ पोंछकर चल देता। अपने मुंह में बिस्कुट ठूसे हुए वह एक दिन बोला, आपा, तुम गम न करो। जब मैं 5वीं चढ़ूंगा तब तुमसे निकाह कर लूँगा। मैंने संजीदगी से पूछा, क्या तब भी तुम्हें बिस्कुट मंगवा कर देनी पड़ेगी? वह भावी शौहर के रुआब से बोला, हाँ, बिस्कुटों के बगैर मैं तुमसे शादी थोड़ी ही करूँगा। और तब मैं बड़ा हो जाऊँगा और शाम तक तुम्हें 100 रुपया कमा कर दूँगा। जब गर्मियों में हिंदुस्तान से विजिटर आएंगे तब मैं दिन रात काम करके तुम्हारे लिए रुपए कमाऊँगा। हाँ, पर देखो, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें मुर्गा कटवा कर ला दूँगा। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं काटोगे? ना, मैं क्यों काटूँ? मुझे खून से डर लगता है। मैंने कहा, गुल्ला, तुम तो छोटे हो, शादी कैसे होगी? मैं तब छोटा थोड़े ही रहूँगा। मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा। तब तुम मुझे गुलाम मोहम्मद कहना, गुल्ला नहीं। और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब तुम छोटी हो जाना। और जब काजी साहब निकाह के लिए पूछें तब हाँ कर देना। पर खाना बनाना सीखना। मेरी माँ तब खाना नहीं बनाएगी। हाँ, तुम ही बनाना। तुम क्या क्या खाओगे? क्या खाऊंगा? हाक और भात। कभी कभी तुम उसमें गोश्त भी डालना, फिर वह मज़ेदार होगा। मैंने एक आज्ञाकारिणी भावी पत्नी की तरह सिर झुकाकर मंजूर कर लिया और कहा, मीट के शोरबे में हाक खूब मुलायम हो जाएगा। मैं तुम्हें गांव से शाली मंगवा कर दूंगा। वह चावल अच्छा होता है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलता। बिस्कुट खा चुकने के बाद घर के खाने की याद आते ही गुल्ला को माँ की याद आई। कहने लगा, मेरी माँ बड़ा अच्छा गोश्त पकाती है। जब कभी मुर्गा कटता था मैं वहाँ से उठ जाता था। मुझे उससे डर लगता था। मुर्गे को पता चल जाता था उसे काटा जाएगा, इसलिए वह जोर जोर से रोता था। मैंने कहा, फिर तुम उसे खाते क्यों हो? वह बोला, खुदा ने उसे खाने के लिए बनाया है। मैंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा, फिर पूछा, गुल्ला, खुदा ने मुझे और तुम्हें बीमार क्यों कर दिया? वह सोचने सा लगा, फिर बड़े बुजुर्ग की तरह बोला, अपने अपने गुनाह तो भुगतने ही पड़ते हैं। मैंने कहा, गुल्ला, तुमने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, फिर यह मुझे बीमारी क्यों हुई? गुल्ला गंभीर हो गया, फिर बोला, हम जो गुनाह करते हैं उनका पता हमें नहीं रहता, अल्लाह मियाँ खुद हिसाब रखते हैं। वह जैसे इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। यह कहकर भाग गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। फिर एक दिन मुंह में बिस्कुट भरकर उसने कहा था, आपा, मेरे गुनाह खत्म हो गए हैं, मैं ठीक हो गया हूँ। आज बड़े साहब ने आकर कहा, गांव से किसी को बुला लो, मुझे आकर ले जाएगा। आपा, तुम्हें भी खुदा जल्दी ही निजात देगा। उसने बुजुर्गों की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, आमीन। मैंने भी कहा, सुब्बे आमीन। फिर वह चला गया। गुल्ला चला गया, फिर भी गुल्ला था। वह मेरी खिदमत करता था और सारे कश्मीर की खबरें मुझे सुनाता था। वह जब मौज में होता मुझे कहता, मेरे बाप को तो बख्शी साहब ने पाला है। मैं पूछती, वह कैसे? वह कहता, मेरा भाई तो उसी के पास चौकीदार था। बख्शी साहब बड़ा आदमी हुआ तो उसे कांस्पिटल बना दिया। बख्शी साहब ही उसका बाप है। मैं उसकी इस इबादत पर हैरान रह जाती। कितना सीधा सच्चा इंसान था मेरा गुल्ला। इतने बरसों बाद
ख्वाब में आया भी तो कब, जब कमल के फूलों से महक की जगह खून की बूंदें चूने लगीं, जब आग लग गई, जब कश्मीर एक खबर हो गया। इस गुल्ले को तो मैं जानती थी, पर यह कौन गुलाम मोहम्मद है जिसकी तस्वीर आज अखबार के मुख पृष्ठ पर है, जिसके हाथ में AK-47 है, जिसके मुंह पर नकाब है, जिसकी आंखों में दहशत है, जिसके हाथों में खून लगा है, जिनमें बंदूक है जो किसी को भी मार सकती है। अगर यही मेरा गुल्ला है तो इसके मासूम हाथों में बंदूक पकड़वाने वाले हाथ किसके हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।